This meeting is being recorded. Okay, screen visible? Yes, Visible sir. ना? Yes, sir. Okay. कल हमने पढ़ा था डेमोग्राफी, सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। हमने कल पढ़ा था। कल जो आधी अधूरी रह गई थी बीच में क्लास, आज हम फिर से एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। डेमोग्राफी का मीन क्या होता है? आप थोड़ा साथ में बोलते रहेंगे तो जल्दी हो जाएगी अपनी क्लास। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, वेरी गुड। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन की जो स्टडी है उसको अपन क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। और सर्विलेंस क्या होता है? सर्विलेंस मींस ऑनगोइंग या कंटिन्यूअस प्रोसेस है एक तरह की, जिसमें डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ठीक है ना, कि डाटा का कंटिन्यूअसली या अपन ऑनगोइंग प्रोसेस एक तरह की, जिसमें लगातार हम डाटा कलेक्शन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। इस तरह की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? सर्विलेंस कहलाती है। ठीक है ना। तो सो फर्स्ट है डेमोग्राफी एंड वाइडल स्टैटिस्टिक्स। तो डेमोग्राफी एक वर्ड था, डेमोस ग्रीक वर्ड है। उस डेमो का मतलब होता है पीपल, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग या डिस्क्रिप्शन या विवरण, वर्णन। ठीक है, तो हम एक परिभाषा, एक वर्ड अगर कहेंगे तो डेमोग्राफी का मीन होता है इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। यू ऑलरेडी नो वेरी वेल। ठीक है ना, कि जो मानव जाति की, मानव प्रजाति की या जनसंख्या की जो वैज्ञानिक तरीके से जो अध्ययन किया जाता है उसे डेमोग्राफी कहते हैं। गॉट इट? The population growth is observed by the 3 पैरामीटर। जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है हमारी, उस जनसंख्या वृद्धि में 3 पैरामीटर देखे जाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन सेंसस जो होते हैं, जनगणना होती है हमारी, उसमें हम 3 पैरामीटर देखते हैं। नंबर 1 देखते हैं कि साइज, की जनसंख्या कुल कितनी है ना। साइज का मतलब आकार कुल कितना है। जैसे हमारी अभी जो भारत की जनसंख्या है वो 130 करोड़ या उससे ऊपर की जनसंख्या है ना, तो ये साइज हो गया। फिर होता स्पेस। स्पेस का मीन ये होता है कि जनसंख्या किस तरह से वितरित है, मींस किस जगह पर कितनी जनसंख्या रह रही है। जनसंख्या घनत्व, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है। किसी जगह पे जैसे शहरी एरिया है वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, रूरल एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, या कुछ मेट्रो सिटीज है उनमें और भी ज्यादा है ना। तो जो पॉपुलेशन का किस तरह से वितरण है, कौन सी एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, किस हिसाब से रह रही है, उसको बोलते हैं स्पेस को हम देखते हैं ना। और तीसरा देखते हैं इसमें कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन संगठन, कि जनसंख्या में मीन जो टोटल हमारी पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुई है या पॉपुलेशन है, उसमें किस आयु वर्ग के कितने हैं, है ना। जो 0 से 6 साल के बच्चे कितने हैं, और फिर एडोलेसेंट एज में कितने हैं, देन उसके बाद एडल्ट कितने हैं, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन कितनी है। फिर हम मेल और फीमेल की बात करें कि मेल कितने परसेंटेज है, फीमेल कितने हैं, और मेल फीमेल जो सेक्स रेशियो वो कितना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा कंपोजिशन हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन है, इस स्लाइड में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो डेमोग्राफी का मतलब, और दूसरा जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ के 3 पैरामीटर कौन कौन से। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन आपको देंगे, वो जो नहीं होगा वो ऑप्शन दे देंगे कौन सा नहीं है। तो हम साइज देखते हैं, स्पेस देखते हैं, और उसका कंपोजिशन संगठन देखते हैं। गॉट इट? यू गॉट इट ना? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल में आपको सिर्फ इंडिया का एक ध्यान में रखना है ना। डेमोग्राफिक साइकिल जो है, या जो उसकी स्टेजेस है ना, कि जो जनसंख्या वृद्धि हमारी हो रही है वो किस स्टेज के हिसाब से हो रही है, किस तरह से वृद्धि हो रही है। तो हमें सिर्फ एक इंडिया की याद रखनी है, लेट एक्सपांडिंग। लेट एक्सपांडिंग के अंदर 2 चीज हैं, एक तो है आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट, दोनों देखना है। तो इस समय जो भारत की जो स्थिति है उसकी बात कर रहे हैं, तो थर्ड स्टेज वाली जो स्थिति है लेट एक्सपांडिंग की, मींस बर्थ रेट है वो भी हमारी कम हो रही है। बर्थ रेट कम होने का कारण क्या है कि हमारे जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं वो अवेलेबल है, जनता लोगों में जागरूकता आ गई, परिवार नियोजन के बारे में समझने लग गए, है ना। तो हमारी बर्थ रेट कंट्रोल होगी। जब दूसरा डेथ रेट है वो कंट्रोल हुई है, डिक्लाइन हो रही है वो भी।
उसका कंट्रोल होने का कारण क्या है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, वो हमारी स्ट्रेंथन हुई है, मजबूत हुई है, अच्छी हुई है, तो हमारी डेथ रेट भी कम हो गई। जब बर्थ रेट भी कम हो रही है, डेथ रेट भी कम हो रही है ना, बर्थ रेट भी कम हो रही है और डेथ रेट दोनों कम हो रही है ना। तो अगर हमारी बात करें अभी बर्थ रेट की, तो है ना, बर्थ रेट लगभग 20-21 के करीब है ना, 19.6 है, या सॉरी 19.5 है ना, और डेथ रेट है वो 5.6 या 6 से बिलो है। जब, है ना, जैसे इंडिया की डेथ रेट 6 है और बर्थ रेट 19.5 है, तो दोनों में ज्यादा कौन सी है? बर्थ रेट है ना। हाँ सर। बर्थ रेट जब ज्यादा है तो जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, है ना, निस्संदेह बढ़ेगी, है ना। तो देखो, बर्थ रेट कम होना भी अच्छा इंडिकेटर है और डेथ रेट कम होना भी अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन दोनों में अगर देखें तुलनात्मक रूप से, तो बर्थ रेट हमारी डेथ रेट से ज्यादा बढ़ेगी। है, तो इसलिए जनसंख्या बढ़ेगी, है ना। और इंडिया इसका एग्जाम्पल है। तो आपके क्वेश्चन यही आएगा कि इंडिया की जो समय ग्रोथ रेट है, या जो डेमोग्राफिक साइकिल है या डेमोग्राफिक स्टेज है, वो कौन सी है? थर्ड स्टेज, लेट एक्सपांडिंग, बर्थ रेट डिक्लाइनिंग, डेथ रेट डिक्लाइनिंग और पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीजिंग। ये पूरी लाइन आपको याद रखनी है। थर्ड स्टेज, लेट एक्सपांडिंग, जिसमें बर्थ रेट कम हो रही है, डेथ रेट भी कम हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ फिर भी उसमें हो रही है। इंडिया है इसका, इंडिया, नेपाल, चाइना इसके एग्जाम्पल। ठीक है, गॉट इट? इसमें से क्वेश्चन डालोगे, कर लोगे? कर लोगे ना? बोलो भाई, कर लोगे ना? ये क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा ये। सीधा नाम याद रखना है, लेट एक्सपांडिंग, थर्ड स्टेज। कर लोगे ना ये? Yes, sir. सर तो इतना लेट क्यों बोलते हो? समय पर ही बता दिया करो ताकि मैं भी अगली स्लाइड में चलूं। हाँ। फिर जब डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं अपन, है ना, पॉपुलेशन की जो साइंटिफिक स्टडी की बात कर रहे हैं, तो जनगणना जरूर आएगी आपके सिलेबस में। जनगणना में से कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, है ना। पहला तो ये है ना, कि प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड पब्लिशिंग एंड डिससेमिनेटिंग द स्टैटिस्टिकल डाटा रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, है ना। एक देश की जनसंख्या के डाटा को कलेक्ट करना, संकलन करना, उसका विश्लेषण करना, है ना, उसका इवैल्यूएशन करना, उसको प्रकाशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जनसंख्या से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना क्या कहलाता है? जनगणना। जनगणना। जनगणना, सेंसस। तो पहला सीधा क्वेश्चन है कि उसे जनगणना कहते हैं, सेंसस कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कि इट कवर्स डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन है कि कितने सालों से की जाती है? कितने सालों से? एवरी 10 10 ईयर साल से। से। ओके, गुड। पहली बार कब? बोलते रहो। 1872 में। ठीक है, 1872 में पहली बार हुई थी, लेकिन विधिवत रूप से, सिस्टमेटिक रूप से कब शुरू की गई थी? 1881 में। ठीक है ना। सिस्टमेटिक रूप से सही तरीके से जो की गई थी वो 1881 में थी, लेकिन जो अपना क्वेश्चन है वो ये 1872 में की गई थी। और 1872 में जो लॉर्ड मयो का काल था, है ना, लॉर्ड मयो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में जो शासन कर रही थी तब, उस टाइम ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है। और लास्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद कोविड के कारण हो नहीं पाई 2021 वाली। ठीक है। और जो 2011 की जनगणना थी वो भारत की कुल 15वीं जनगणना थी, और आजाद भारत के में ये 7वीं थी। सातवीं। मीन्स 1951, है ना, 51, 61, 71, 1981, 1991, 2001 और 2011। फिर अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन बन गया भाई कि पहली बार कब? 1872 में। फिर 2011 वाली कौन सी जनगणना? 15वीं। आजाद भारत की 7वीं। और फिर उसके बाद
जो इस जनगणना का जो मोटो था हमारा, है ना, 2011 की जनगणना की जो टैगलाइन थी, ये एक क्वेश्चन है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, मींस हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है, ये हमारा जो मोटो था, टैगलाइन थी, ठीक है, सेंसस 2011 वाले डाटा के, ठीक है। फिर कुछ और देखो, टोटल पॉपुलेशन उस समय 2011 में थी वो 1.21 बिलियन, मींस 121 करोड़ थी, है ना। अभी तो ये बढ़ गया, हम कह रहे हैं कि 130 करोड़ को पार कर गई है, ठीक है, लेकिन उस समय 121 करोड़ जनसंख्या थी, ठीक है। दुनिया में भारत की जनसंख्या है उसमें दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे स्थान पे इंडिया है। 2001 से लेकर 2011 तक 10 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो थी जो थी वार्षिक जो वृद्धि दर थी वो थी 1.64%, ठीक है। जबकि दशकीय वृद्धि दर थी जो थी 17.60%, ठीक है, 7.60%, ये दशकीय वृद्धि दर थी। 2011 से 2021 तक जो जनसंख्या बढ़ी थी वो 17.60% बढ़ी थी, ठीक है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मीन होता है भाई, बताओ। घनत्व। हम्म, घनत्व। हाँ, घनत्व मीन्स क्या होता है, क्वेश्चन आएगा इसमें से, मीन क्या होता है। एक वर्ग में व्यक्ति कितने रहते हैं? हाँ, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, है ना। मीन्स 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, तो 1 into 1, है ना, 1 × 1 करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1, है ना, 1 वर्ग किलोमीटर, है ना, 1 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है उस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर उसके बाद मेल्स पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की वो 51.54%, फीमेल 48.46%। फिर जो आपका क्वेश्चन है वो ये है सेक्स रेशियो, इंडिया का सेक्स रेशियो है वो 943, मींस 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ये भारत का सेक्स रेशियो है, अपन कल भी इसको डिस्कस किया था। देन फर्टिलिटी रेट, व्हाट यू मीन फर्टिलिटी रेट, बताइए भाई, फर्टिलिटी रेट का मीन क्या होता है, बताओ फटाफट बोलो। फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला द्वारा, है ना, औसतन कितने बच्चों को जन्म दिया जा रहा है उसकी अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में, रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर औसतन कितने बच्चों को जन्म दिया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। जो 2013 में जब चेक की गई थी उस समय 2.3 थी, अभी जो इंडिया की जो और राजस्थान दोनों की जो फर्टिलिटी रेट है वो कितनी आ गई अभी, 2। वेरी गुड, चलो शाबाश, ठीक है ना। देन लिटरेसी रेट, साक्षरता दर ओवरऑल इंडिया की है वो 74% है। यहाँ क्वेश्चन नहीं बनने वैसे आपके, संभावना कम ही है इसमें से। मेल 82.14%, फीमेल 65.46%। फिर एक जो अगला क्वेश्चन है ये देखो, दो तो आपके ये हो गए थे, एक तो सेक्स रेशियो और एक फर्टिलिटी रेट, है ना। और यहाँ से पूछेगा तो इंडिया कौन सी रैंक पे है, तो इंडिया सेकंड रैंक पे है, आपको पता है, ठीक है। और फिर लास्ट क्वेश्चन जो बनता है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो का। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब यहाँ से मतलब पूछ सकते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो में किस एज ग्रुप को लेते हैं, तो 0 से 6 साल के बच्चे, किस एज ग्रुप के, 0 से 6 बताओ भाई, साल। बिल्कुल ठीक है, 0 से 6 साल, ठीक है ना। और चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारा कितना है इंडिया का, 919, मीन्स 1000 बालकों पे 919 बालिकाएं, ठीक है। तो ये एक तो चाइल्ड सेक्स रेशियो का क्वेश्चन है, एक सेक्स रेशियो का क्वेश्चन है और एक फर्टिलिटी रेट का क्वेश्चन है। 3 इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऐसे कैसे अपने राजस्थान की सेंसस भी देख रहे हैं 2011 के, ठीक है। राजस्थान की जो पॉपुलेशन थी वो 6.85 करोड़ थी 2011 में। सबसे ज्यादा जयपुर जिले की थी और सबसे कम जैसलमेर जिले की थी। अगर दशकीय वृद्धि दर की बात करें, दशकीय वृद्धि दर की बात करें, जो कि अगर हम बात करें इंडिया की तो वो 17.6% थी, राजस्थान की उससे ज्यादा है, 21.31% थी। उसमें अगर हाईएस्ट बात करें तो बाड़मेर की 32.55% थी, फिर जैसलमेर और फिर जोधपुर आता है।
सबसे कम थी जो दशकीय वृद्धि दर 10 सालों में जो वृद्धि हुई है वो सबसे कम गंगानगर में हुई थी, है ना, वो 10% थी। ठीक है, 10% गंगानगर। तो एक तो ये क्वेश्चन है दशकीय वृद्धि दर का। हाईएस्ट किसकी थी? बाड़मेर की। लोवेस्ट किसकी थी? गंगानगर की। और जो रेट क्या थी दशकीय वृद्धि दर? 21.31% थी। ठीक है, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, जनसंख्या घनत्व की, तो राजस्थान का 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, उसके बाद भरतपुर, फिर दौसा और फिर अलवर आता है। ठीक है, लोवेस्ट में जैसलमेर, सबसे कम 17 व्यक्ति, फिर उसके बाद बीकानेर और फिर उसके बाद बाड़मेर का नंबर आता है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है सेक्स रेशियो का राजस्थान में, है ना। राजस्थान में जैसे इंडिया में 943 था, ऐसा राजस्थान के अंदर सेक्स रेशियो है वो 1000 पुरुषों पे 928 महिलाएं। अब यहाँ ये तीनों चारों क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजस्थान का सेक्स रेशियो क्या है टोटल? हाईएस्ट कौन से जिले का? डूंगरपुर का 994। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। डूंगरपुर 994 और धौलपुर 846 सबसे कम लोवेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल सेक्स रेशियो, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो वाला जिला और सबसे कम सेक्स रेशियो वाला जिला। ठीक है, लिटरेसी वैसे क्वेश्चन कम ही संभावना, फिर भी देख लो। ओवरऑल राजस्थान की 61.1% है, मेल 79.2% और फीमेल 52.1%। ओवरऑल हाईएस्ट कोटा की है, मेल में हाईएस्ट पढ़े लिखे झुंझुनू में है और फीमेल ज्यादा पढ़ी लिखी कोटा में। ठीक है, और ओवरऑल लोवेस्ट देखें तो जालोर में सबसे कम ओवरऑल जो परसेंटेज है लिटरेसी का, मेल सबसे कम है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है और फीमेल सबसे कम पढ़ी लिखी जालोर में। अच्छा, एक चीज और बताओ, लिटरेसी में किस आयु वर्ग को लेते हैं? कितने साल के बाद के बच्चों को लेते हैं? स्कूल जाने की एज क्या मानी जाती है? 6 साल। तो बच्चा पढ़ना लिखना कब सीखता है? 1 साल बाद ना भाई, 1 साल बाद ही तो सीखेगा, फर्स्ट क्लास कर लेगा तब ना। हाँ। ठीक है, तो इसमें 7 साल से लिया जाता है बच्चों। ठीक है, 7 साल से पहले वाले बच्चों को लिटरेसी रेट में शामिल नहीं किया जाता, याद रखना। 7 साल से ऊपर की उम्र के जितने भी होते हैं वो लिटरेसी रेट में शामिल होते हैं। ठीक है, गॉट इट? ठीक है ना, जनरल मतलब एक सोचने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई वो है नहीं है कि भाई पर पूछने को पूछा जा सकता है कि किसमें किस उम्र को लिया जाता है। 7 साल या उससे अधिक की उम्र के बच्चों को लिया जाता है। ठीक है, मतलब बच्चे या बड़े सभी 7 साल से ज्यादा उम्र के। फिर एरिया, जो राजस्थान का वो एरिया है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो इंडिया के कुल एरिया का 10.40% है। ठीक है, राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, इंडिया का कुल जो क्षेत्रफल है वो है 32,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, गुड। और सबसे ज्यादा बड़ा जिला है ना जैसलमेर एरिया के हिसाब से, और सबसे छोटा धौलपुर। ठीक है, और जनसंख्या में कौन सा सबसे बड़ा? हाईएस्ट कौन सा है? और लोवेस्ट जैसलमेर, है ना। तो आप देख लो, जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में रहती है ना, और सबसे ज्यादा एरिया किसका है? जैसलमेर। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका होगा? जैसलमेर का होगा। एरिया ज्यादा होगा, बिल्कुल। ओके, एरिया ज्यादा, पॉपुलेशन कम, तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो भी कम होगी, और जैसलमेर की इसलिए 17। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो हमारा 888 है राजस्थान का, 1000 बालकों पे 888 बालिकाएं। बांसवाड़ा का हाईएस्ट है 934, ये याद रखना। बांसवाड़ा का चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है 934, और झुंझुनू का सबसे कम है 837। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ये में जो आपके जो क्वेश्चन बनने की संभावना है ना, वो सेक्स रेशियो पे, चाइल्ड सेक्स रेशियो या जो टोटल सेक्स रेशियो है उन पे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, तो ये अच्छे से याद रखिए। फिर आता है वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैटिक्स का मतलब होता है कि जैव सांख्यिकी या कुछ जो हमारे वाइटल इंडिकेटर्स होते हैं, मुख्य जो इंडिकेटर हैं जिसमें आपके बर्थ रेट, डेथ रेट, IMR, MMR, है ना, तो वो जो आंकड़े होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? वाइटल स्टैटिक्स बोलते हैं, जैव सांख्यिकी बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो। इन इंडिकेटर्स के लिए हम डाटा कहां से इकट्ठे करते हैं? तो इन इंडिकेटर्स के लिए जो डाटा इकट्ठे करने के जो सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं? बर्थ रेट, डेथ रेट, या फिर MMR, IMR, NMR। ठीक है ना,
इन सब के लिए जो डाटा होते हैं वो हमें इन 5 जगहों से मिलते हैं। या तो हमें मिलते हैं पॉपुलेशन सेंसस से, है ना, जनगणना से, या हमारा जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, मींस बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन जो होता है उससे मिल जाता है, या फिर डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे सच एज दोज कंडक्टेड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी एनएसएसओ एक संस्था है नेशनल लेवल पे, वो क्या करती है, सैंपल सर्वे कराती है और उससे डाटा मिल जाते हैं हमें। या हमारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है एसआरएस, है ना, ये सिस्टम 1960 में डेवलप किया गया था, उससे मिल जाते हैं हमें डाटा। या फिर हमारा एक हेल्थ डिपार्टमेंट एक और सर्वे कराता है ना, एक सर्वे तो एनएसएसओ कर रहा है, एक सर्वे है वो हेल्थ डिपार्टमेंट कराता है, हेल्थ सर्वे सच एज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, है ना, परिवार कल्याण विभाग होता है वो कराता है ना, मिनिस्ट्री जो है वो कराती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है जो डीएलएचएस बोलते हैं, आरसीटी डिपार्टमेंट रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ द्वारा। तो ये जो 5 सोर्सेज हैं हमारे वाइटल स्टडीज के लिए, या उनके जो हमें रेट्स जो पता करनी होती है, इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर्स हैं उनके लिए इन जगहों से मिलते हैं। तो आपके क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कि कौन से जो सोर्सेज है या कौन सा नहीं है, ऐसा करके दे सकते हैं। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब बना था? कब बना था? 1969 1969 में ये कंपलसरी कर दिया गया था बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का एंटायर कंट्री के अंदर। और बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन है वो 21 दिन के भीतर हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जन्म के 21 दिन के भीतर और डेथ के 21 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं, जो एसआरएस सितंबर 2022 के डाटा हैं, अधिकांश डाटा उसी के हैं, एक दो डाटा जो अलग हैं उनकी अपन अलग चर्चा कर लेंगे। एक तो एमएमआर है ना, अच्छा एसआरएस में सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे जो है, उसके बाद सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, है ना, अभी हमने बात की थी ना सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, है ना, 1960 में जो सर्वे स्टार्ट हुआ था 1960 में, याद रखना सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे सिस्टम जो है हमारा 1960 में स्टार्ट हुआ था और इसी के डाटा है, उसी ने दिए डाटा। तो एसआरएस के जो डाटा है सितंबर 2022 में जो रिलीज हुए थे, बुलेटिन जो उसका रिलीज हुआ था, उसके डाटा अधिकांश। एक डाटा जो एमएमआर का है, इसके लिए उन्होंने स्पेशल बुलेटिन जारी किया था, सितंबर में ना होकर ये नवंबर में जारी किया गया था, एमएमआर का नवंबर में जारी किया गया। और एक जो टोटल फर्टिलिटी रेट का है वो डाटा जो था वो एसआरएस ने नहीं दिया, वो दिया है एनएफएचएस ने ना, इसको एनएफएचएस पढ़ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, 5वां इसका जो वर्जन आया है ना, अभी जो रिपोर्ट आई है 5वीं रिपोर्ट आई है एनएफएचएस की, उस 5वीं रिपोर्ट के अंदर ये टीएफआर का डाटा दिएगा, ठीक है। से सारे एसआरएस सितंबर 22 के हैं, ठीक है। एमएमआर मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ठीक है। मैं ये जानना चाहूंगा कि मैटरनल मोर्टालिटी क्या होता है, मातृ मृत्यु किसे कहते हैं? मातृ मृत्यु बताइए, मातृ मृत्यु किसे कहते हैं? आपको आ रहा है, बोलिए बस आप तो। बोलिए भाई, कोई भी बोल दो है, मातृ मृत्यु किसे कहते हैं? क्या मैं ही बताऊं? कंसेप्शन से लेके डिलीवरी के 42 दिन तक जब डेथ हो जाती है। हाँ, और कारण गर्भावस्था, प्रसव, हाँ गर्भावस्था या प्रसव संबंधित कारणों से, वेरी गुड, ठीक है। कंसेप्शन से लेकर और निकालते किसमें है, 1 लाख जीवित जन्मों पे, वेरी गुड, ओके गुड, ठीक है। इंडिया की इस समय 97, राजस्थान का इस समय जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 113 प्रति लाख। ये पिछले साल जो था, है ना, उससे क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और सबसे ज्यादा जो रिडक्शन हुआ कौन से स्टेट में हुआ भाई? राजस्थान में। कितना रिडक्शन हुआ था, कितने पॉइंट? 28 पॉइंट, बिल्कुल। पहले ये 141 था, जहां से घट के अब 113 पे आ गया। और इंडिया का जो पहले है ना 104 था, है ना,
103 या 4 था, 103 था शायद, है ना, 103 से 96, 6 पॉइंट घटा। तो ये क्वेश्चन है आपका, सबसे ज्यादा जो रिडक्शन हुआ, सबसे ज्यादा सुधार हुआ, है ना, ऐसे पूछेंगे, सबसे ज्यादा सुधार हुआ ना, वो सुधार एमएमआर का है, वो राजस्थान में हुआ, 28 पॉइंट का सुधार हुआ, ठीक है, अभी वर्तमान में 113 है, ठीक है। और जो एनएचपी का टारगेट था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 से 2025 के लिए जो बनी है, कि 2025 तक हम इसको 100 से नीचे लाएंगे या 100 तक लाएंगे, अभी हमने अचीव कर लिया 97 पे आ गए। और एसडीजी जो सस्टेन डेवलपमेंट जो गोल है ना, उसको 2030 तक 70 तक लाना है, ये हमारा टारगेट रहेगा। नियोनेटल मोर्टालिटी का मींस 0 से 28 दिन के बच्चे, 1000 जीवित जन्मों पर 0 से 28 दिन के जो शिशु है उनकी होने वाली मृत्यु को नियोनेटल मोर्टालिटी रेट कहते हैं, जो अभी कितनी है, इंडिया की 20, राजस्थान की 23, ठीक है, ये हम जीवित जन्म पे काउंट कर रहे हैं। और इसका ये क्वेश्चन है इसका कि एनएमआर का जो है ना, एनएचपी 2025 के अनुसार एनएमआर को कितने तक लाना है, 16 तक लाना है। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये क्वेश्चन यहां से उठेगा, एनएमआर जो है 2025 तक हमें इसे 16 तक लानी है, ठीक है, अभी जो इंडिया की 20 चल रही है उसे 16 तक लानी है। एसडीजी गोल 2030 तक इसका 12 रहेगा, ठीक है। फिर होता आईएमआर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में 0 से 1 साल का बच्चा, 1 साल तक का के, बच्चा, वेरी गुड, 1 साल तक के जो शिशु हैं वो 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्यु को हम आईएमआर कहते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है, जो इंडिया की है 28, राजस्थान की 32, 2019 तक इसको लाना था, 28 तक लाना था, जो 2022 में आई है वहां तक जाके। अच्छा एक बात बताइए कि आईएमआर में एमआर के डाटा शामिल होते हैं या नहीं होते? होते हैं सर। होते हैं, ठीक है। तो हम 0 से 1 साल की बात कर रहे हैं, तो एनएमआर ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम ये जब हमने पढ़ा था पहले, जब नियोनेटल रिसक्सिटेशन पढ़ा था, तब भी हमने बात की थी, नियोनेटल केयर पढ़ी थी, तभी हम बात की थी कि 1 साल में जितने बच्चों की जो डेथ होती है ना, उसके 70% बच्चे तो 1 महीने के भीतर डेथ हो जाती है। आप देख लो 28 का 70% कितना हो रहा है, लगभग 20 हो रहा है ना, एवरेज हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इतने बच्चे नियोनेटल टाइम में डेथ हो जाती है उनकी। फिर उसके बाद पीएमआर मींस पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट, ओके। पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट के अंदर आता है एसबी, है ना, स्टिल बर्थ प्लस अर्ली नियोनेटल डेज, अर्ली नियोनेटल डेथ विद इन 7 डेज आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो स्टिल बर्थ का मतलब होता है कितने सप्ताह के बाद, डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, 28 सप्ताह के बाद। 28 सप्ताह। और अगर गर्म पता नहीं हो तो वजन, गर्म 500 ग्राम। नहीं 1000 ग्राम, ठीक है। और क्राउन हिल लेंथ 35 ज्यादा 35 से और मोर, ठीक है ना, इतना हो तो हम उसे क्या मानते हैं, स्टिल। उसके बाद जो बच्चा जन्म ले और जन्म के समय उसमें लाइफ का कोई साइन मौजूद नहीं हो, जैसे कि उसकी ब्रीदिंग, हार्ट रेट, है ना, कुछ भी हम मौजूद मिले तो हम उसे स्टिल बर्थ कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो इंडिया का है वो 18 है, दोनों मिला के, अर्ली नियोनेटल और दोनों मिला के पीएमआर जो है, और राजस्थान का 20 है, ठीक है। फिर एसबीआर मींस स्टिल बर्थ रेट, ऑलरेडी डिस्कस हो गया, हमारी बात होगी, ठीक है ना। तो ये जो निकालते हैं वो टोटल बर्थ में निकालते हैं। टोटल बर्थ तो इसलिए क्योंकि डेथ भी हम स्टिल बर्थ भी शामिल कर रहे हैं ना उसमें, लाइव बर्थ नहीं देख रहे हैं, अकेले लाइव नहीं देख रहे हैं, कि लाइव प्लस डेथ सारी देख रहे हैं, तो हम टोटल 1000 टोटल बर्थ पे निकालते हैं। ऐसे कैसे एसबीआर भी टोटल बर्थ पे निकलेगा, जो इंडिया का है वो 3 मींस एसबीआर मींस स्टिल बर्थ रेट, राजस्थान का 4, और इसका जो टारगेट था कि 2025 तक हम सिंगल डिजिट तक लाएंगे, ऑलरेडी हम इसको ले आए हैं, ठीक है। फिर था अंडर 5 मोर्टालिटी मींस 0 से 5 साल। फिर याद रखिएगा 0 से 5 साल, तो 0 से 5 साल का मतलब होगा कि इसमें आईएमआर शामिल होगी या नहीं होगी? होगी सर। होगी, बिल्कुल। आईएमआर है तो उसमें एनएमआर भी शामिल होगी, ठीक है ना। मींस 0 से 5 साल के जो बच्चों की जो है 1000 जीवित जन्मों पर डेथ है, ठीक है। ये तीनों याद रखिए, एनएमआर, आईएमआर और अंडर 5, ये तीनों ही लाइव बर्थ पे है। इसके अलावा एमएमआर भी आपकी 1 लाख पर है, वो लाइव बर्थ पे होगी, ठीक है, लाइव बर्थ पे काउंट करते हैं इनको, ठीक है। इंडिया की 32, राजस्थान की 40,
और 2025 तक इसको 23 तक लाने का टारगेट है एनएचपी 2025 के अनुसार। फिर होता है क्रूड बर्थ रेट, है ना। क्रूड बर्थ रेट है, तो जो बर्थ रेट कितनी है हमारी, कितनी है भाई, 19.5 प्रति हजार की जनसंख्या पर, ठीक है ना। तो इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि दिए गए वर्ष में कुल शिशुओं का जन्म, है ना, कुल बच्चों का जन्म, कितने बच्चों का जन्म हुआ बटा टोटल कुल जनसंख्या बटा कुल जनसंख्या मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, 1000 से गुणा कर लीजिए। कुल उस साल के भीतर दिए गए साल के अंदर कितने बच्चे जन्म लिए, उसमें भाग किसका देंगे बेटा, उस वर्ष की जो मिड ईयर पॉपुलेशन होती है, मध्य, है ना, मध्य अवधि की, है ना, उस साल की मध्य अवधि की जो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या, वो ले ली, गुणा आपने 1000 कर लिया, तो अपना निकल आएगा सीबीआर, ठीक है। जो इंडिया का है 19.5, राजस्थान का 23.5, ठीक है। सीडीआर क्रूड डेथ रेट ऐसे कैसे, वही निकालेंगे, कुल डेथ बटा टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड 1000, ठीक है। तो जो इंडिया की है वो 6, राजस्थान की 5.6, ठीक है। और फिर जो टीएफआर है वो इंडिया को और राजस्थान दोनों की 2 है प्रति वुमन, ठीक है। हाँ, अपन बात कर लेते हैं स्टिल बर्थ की जो थी वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्टिल बर्थ क्या होता है, जो आईसीडी 10 ने जो डेफिनेशन दी थी वो ये दी थी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, कि हमें प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन नहीं देखनी है, हमें ये देखनी है कि जिस समय बच्चा एक्सपेल हुआ है, वो है ना, फिटस एक्सपेल हुआ है, तो उस समय अगर उसमें कोई लाइफ का साइन नहीं है तो उसे हम क्या बोल देंगे, फीटल डेथ बोल देंगे, ठीक है। द फीटल डेथ है द डेथ प्रायर टू द कंप्लीट एक्सपल्सन, है ना, और द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स मदर ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन irrespective of the duration of pregnancy, the fetus does not breathe or the show any other evidence of life such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, ठीक है। कि कोई भी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन थी जिसमें फीटस था, मींस फीटस का मतलब है कि 20 सप्ताह के बाद ही होगा, श्योर है कि 20 सप्ताह के बाद ही होगा, उससे पहले तो हम एबॉर्शन के देते हैं, है ना। 20 सप्ताह के बाद पहले क्या बोलते हैं, एबॉर्शन बोलते हैं ना, हाँ सर, ब्रीडिंग, Yes. है ना, ठीक है। तो 20 सप्ताह के बाद जो भी आउटकम होगा उसमें अगर उसमें लाइफ का कोई साइन मौजूद नहीं है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, फीटल डेथ बोल देंगे, ठीक है। ये आईसीडी 10 और आईसीडी 11 की डेफिनेशन वो यही है, ठीक है। फिर उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भाई क्या हो सकती है डेफिनेशन, है ना, सभी कंट्री में एक साथ उनको कंपैरिजन करना है, तो डब्ल्यूएचओ ने, जैसा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कि 28 वीक या उसके बाद वजन 1000 ग्राम या उससे ज्यादा, क्राउन लेंथ 35 सेंटीमीटर उससे ज्यादा का अगर बच्चा बॉर्न होता है, बेबी बॉर्न होता है, और उसमें कोई लाइफ का साइन, नो साइन ऑफ द लाइफ, ठीक है, अगर उसमें लाइफ का कोई साइन मौजूद नहीं हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्टिल बर्थ कहते हैं, ठीक है। तो 28 सप्ताह के बाद हम क्या बोलते हैं, उसको स्टिल बर्थ कहते हैं। इंडिया ने कौन सी डेफिनेशन अपनाई, इंडिया ने अपनाई है जो आईसीडी 10 ने कही, वो जो HMIS पोर्टल है हमारा, है ना, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसमें जो रिपोर्टिंग होती है वो उसी के अकॉर्डिंग होती है जो आईसीडी 10 की डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर होता है स्टिल बर्थ कि कुछ जो सेंटिनल सर्विलेंस है उसके तहत जो कुछ डेफिनेशन दी गई है उनकी अपन बात करते हैं, है ना। फीटल डेथ में भी एक तो अर्ली फीटल डेथ और एक लेट फीटल डेथ। अर्ली फीटल डेथ वो होती है जो 20 से 28 सप्ताह के मध्य होती है ना। जो डब्ल्यूएचओ ने स्टिल बर्थ कहां से माना, कहां से माना, कौन सी वीक से, 28 वीक से, 28 वीक। 28 तो वीक से 28 वीक से जो पहले डेथ हो रही है वो एबॉर्शन तो नहीं है ना, वो भी है तो फीटल डेथ ही ना, फीटल डेथ, हाँ बिल्कुल फीटल। तो वो कौन सी फीटल डेथ होगी, वो अर्ली फीटल डेथ है, ठीक है। और 28 सप्ताह के बाद होगी वो कौन सी है, लेट फीटल डेथ है। और उसी लेट फीटल डेथ को क्या बोला गया, स्टिल बर्थ कहा गया। क्या बोलते हैं उसको, लेट फीटल डेथ को स्टिल बर्थ बोलते हैं। तो अर्ली फीटल डेथ की भी परिभाषा है, अर्ली फीटल डेथ किसे कहेंगे, जिसने गर्भावधि के 20 सप्ताह पूरे कर लिए हो, उसका कम से कम 500 ग्राम वजन हो और क्राउन हेड लेंथ उसकी 25 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो। मींस ऐसा बेबी जिसने 20 सप्ताह जिसकी गर्भावधि पूर्ण हो गई हो, या फिर 500 ग्राम से ज्यादा उसका वजन हो गया हो,
ठीक है, उसके साथ साथ, और क्राउन हेल्थ जो CHL है वो 25 सेंटीमीटर उससे ज्यादा हो, और उसकी बर्थ के समय उसमें लाइफ का कोई साइन मौजूद नहीं है, तो उससे क्या बोलेंगे, अर्ली फीटल डेथ। ठीक है, और यही चीज 28 सप्ताह के बाद होती है, 28 सप्ताह या उसके बाद होती है, 1000 ग्राम से ज्यादा वजन होता है और CHL 35 सेंटीमीटर ज्यादा होती है, तो उसे लेट फीटल डेथ या स्टिल बर्थ कहेंगे। गॉट इट? यू गॉट द बोथ डेफिनेशन क्लियरली? Yes, sir. यस, Yes, sir. Yes, sir. स्टिल बर्थ जो था, स्टिल बर्थ के अंदर कुछ एक दो और डेफिनेशन है। पहले ये फ्रेश स्टिल बर्थ या इंट्रापार्टम स्टिल बर्थ। जब बच्चे की जो बेबी बॉर्न हुआ उस टाइम आपने देखा कि बच्चा बिल्कुल है ना, कैसा लग रहा है, एकदम जीवित जैसा होता है ना, उस बच्चे की तरह लग रहा है, लेकिन उसमें लाइफ का कोई साइन मौजूद नहीं है। तो इसका मीन क्या है, बच्चे की डेथ कब हुई होगी, उस बेबी की डेथ कब हुई होगी, कब हुई होगी? बर्थ के टाइम, बर्थ प्रोसेस मींस के टाइम। लेबर पेन के दौरान, इंट्रापार्टम जो पीरियड था उसी टाइम ना, फ्रेश डेथ हुई उसकी। तो जो इंट्रापार्टम टाइम के अंदर जो स्टिल बर्थ होता है उसको बोलते हैं इंट्रापार्टम स्टिल बर्थ या फ्रेश स्टिल बर्थ, है ना। आर डिफाइंड द स्टिल बर्थ अकरिंग आफ्टर द ऑनसेट ऑफ लेबर in less than 12 hours before the delivery with no skin changes, weighing more than 1000 gram and more than 28 weeks of the gestation, but exclude the severe lethal congenital abnormalities। लेकिन उसमें उन बच्चों को अपन स्टिल बर्थ नहीं मानेंगे जिनमें कोई सीवियर कंजेनिटल एनोमली थी, जैसे कि किसी को एनेन्सेफेली था, है ना, जिसका सिर ही नहीं था, या कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज का था, है ना, ऐसा कोई था, तो उसको अपन नहीं मानते उसमें। ठीक है, क्लियरली ना। तो जो ड्यूरिंग द लेबर के टाइम जो डेथ हुई है, स्टिल बर्थ हुआ है, उसको बोलते हैं फ्रेश स्टिल बर्थ। लेकिन अगर कोई स्टिल बर्थ है वो पहले हो गया ना, बहुत पहले हो गया है और इंट्रायूटेराइन डेथ हुई है, और उस बच्चे की स्किन थी वो सड़ गई, गल गई, है ना, स्किन कलर चेंज हो गया, तो उसको वो किस टाइम हुई है, एंटीपार्टम टाइम में, है ना, एंटीपार्टम बिफोर लेबर पेन। अगर पेन स्टार्ट होने से पहले डेथ हुई है तो उसको बोलेंगे एंटीपार्टम स्टिल बर्थ, और जो स्किन सड़ी गली होगी तो उसको बोलेंगे मैसेरेटेड स्टिल बर्थ। ठीक है, तो ड्यूरिंग द इंट्रापार्टम पीरियड तो फ्रेश स्टिल बर्थ, और उससे लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले तो उसको बोलेंगे मैसेरेटेड स्टिल बर्थ। एक्चुअली में इसी को IUD कहते हैं, इंट्रायूटेराइन डेथ, जो वर्ड जो टर्म यूज करते हैं वो इसी के लिए करते हैं, मैसेरेटेड के लिए करते हैं। लेकिन इंडिया में क्या कहानी है, इंडिया आल्सो कंसीडर लेस देन 28 वीक जेस्टेशन फीटस एज नॉट वायबल। ठीक है, इंडिया भी ये मानता है, हमारी GY भी यही कहती है कि 28 सप्ताह से पहले जो भी बच्चा जन्म लेगा, बेबी जन्म लेगा, वो उसका जीवित रहना मुश्किल है। ठीक है, वो वायबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग होती है जो HMS में, वो कितने वीक से होती है, है ना, कितने होती है, 20 नहीं, रिपोर्टिंग हमारी कितने से होती है, 20 वीक्स पे, 20 सप्ताह पे जो हमारी रिपोर्टिंग, 20 सप्ताह के बाद जो भी फीटल डेथ होती है वो रिपोर्टिंग में आएगी। ठीक है, तो 20 सप्ताह से लेकर 28 सप्ताह तक अर्ली फीटल डेथ, 28 के बाद लेकर डिलीवरी से लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले जो होती है वो तो क्या बोलेंगे उसको, लेट, है ना, जो आपकी स्टिल बर्थ या लेट फीटल डेथ। ड्यूरिंग लेबर पेन होगी तो उसको अपन स्टिल बर्थ, फ्रेश स्टिल बर्थ कहेंगे, या इंट्रापार्टम स्टिल बर्थ कहेंगे, या इसको टर्म स्टिल बर्थ भी कहते हैं, क्योंकि फुल टर्म पे जाके हुआ ना। ये एक और टर्म याद रखना कि टर्म स्टिल बर्थ फ्रेश वाले को कहते हैं जो फुल टर्म पे जाके लेबर पेन के टाइम हुआ है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो फुल टाइम के ना, कंप्लीट टाइम पर जो हुआ है उसको क्या बोलेंगे, टर्म स्टिल बर्थ कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं स्टिल बर्थ के रिगार्डिंग। एक तो डेफिनेशन का, WHO की डेफिनेशन, ICD-10 की डेफिनेशन, फिर उसके बाद अर्ली फीटल डेथ किसे कहेंगे, स्टिल बर्थ किसे कहेंगे। अब एक चीज याद रखिएगा, स्टिल बर्थ का जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें 28 वीक का ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन 20 वीक का है, तो 20 वीक करेक्ट मानिएगा। 20, 24, 32, 36 दे रखे हैं, तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपसे 20 का आंसर चाहता है। ठीक है, लेकिन 20 और 28 दोनों दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन समझ के करना कि वो क्या कह रहे हैं। अर्ली फीटल डेथ कह रहा है, लेट फीटल डेथ कह रहा है। लेट फीटल अगर स्टिल बर्थ दिया है बिल्कुल, ठीक है, और WHO नाम भी दिया है कि WHO के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको 28 वीक चूज करना पड़ेगा। आपसे ये पूछ लिया HMIS पोर्टल पे कितने वीक से एंट्री होती है ना, कुछ HMIS का नाम लिख दिया उसने, GY नाम लिख दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया, तो फिर आपको 20 वीक लिखना पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन देख के अटेंड करना पड़ेगा
क्वेश्चन की ऑप्शन देख के अटेंड करना पड़ेगा कि ये हमसे क्या आंसर चाहते हैं। तो ये हर एग्जाम का फंडा होता है, ये किसी एक में ऐसा नहीं होता है कि हाँ किसी यही क्वेश्चन एक बनेगा। आपसे एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है वो आप वहां पकड़िए उसको, ऑप्शन देख के, क्वेश्चन देख के, ठीक है। फिर उसके बाद आगे अपन बात कर रहे थे सर्विलेंस। सर्विलेंस की जब हमने शुरू में बात की थी, क्या होता है? ऑनगोइंग सिस्टमैटिक collection, analysis and interpretation of the health data essential for the planning, implementation and evaluation of the public health practice। ठीक है, सर्विलेंस का मतलब है कि निरंतर व्यवस्थित तरीके से है ना डाटा का संग्रहण करना, विश्लेषण करना और उसका निष्कर्ष निकालना, ताकि उन विश्लेषण और निष्कर्ष के आधार पर हम हेल्थ केयर सिस्टम में या हमारे हेल्थ का जो सिस्टम है स्वास्थ्य विभाग के अंदर, इस पर योजनाएं बन सके, उन योजनाओं को इंप्लीमेंट लागू किया जा सके और उसके बाद में उसका इवैल्यूएशन भी हम कर सके। ठीक है ना? तो इसलिए जो निरंतर रूप से हम जो डाटा इकट्ठे करते हैं, चाहे हॉस्पिटल से जा रहे हो, चाहे सर्वे से जा रहे हो, चाहे लैब से जा रहे हो, है ना, जो लगातार हमारे सर्वे के माध्यम से जो डाटा इकट्ठे हो रहे हैं और डाटा को लगातार चेक किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसी को सर्विलेंस कहते हैं। निगरानी रखना क्या होती है? निगरानी रखी जाती है। ठीक है, में निरंतर निगरानी में रहते हैं वो डाटा। ठीक है, उसे सर्विलेंस कहते हैं। सर्विलेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। यहां तक आपको कोई डाउट है कि सर्विलेंस की परिभाषा में? क्वेश्चन आपसे परिभाषा देंगे और पूछेंगे कि इस टर्म का मतलब क्या है, कि निरंतर सिस्टमेटिक रूप से जो डाटा कलेक्शन और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्विलेंस, इंसिडेंस, पता नहीं, ऐसे कुछ नाम लिख के दे देंगे उसमें। आपको कोई परिभाषा समझ में आई सर्विलेंस की? बोलिए बोलिए भाई। Yes, sir. है ना, सर्विलेंस, फिर बोल देता हूं, निरंतर रूप से जो डाटा हमारे इकट्ठे होते हैं ना, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग होता है डाटा इकट्ठे करता है। डाटा इकट्ठे कहां से करेगा? हम हॉस्पिटल से जो पेशेंट आते हैं उनकी रिपोर्ट जाती है कि आज इस पेशेंट के, सॉरी, इस बीमारी के इतने पेशेंट आए। ठीक है ना, तो उनके पास तो विभाग के पास डाटा गए ना, आपने पोर्टल पर एंट्री की या हमने कहा कि भाई इतने एएनसी रजिस्टर हुए, तो डाटा तो पोर्टल पे गए ना, सरकार के पास गए ना डाटा। Yes, sir. जब डाटा जाएंगे तो डाटा उनको क्या करेगा, विभाग क्या करेगा? उसका विश्लेषण करेगा ना। जैसे एएनसी रजिस्टर थी किसी एरिया में, किसी एरिया में रजिस्ट्रेशन होनी थी, उतनी एएनसी रजिस्टर नहीं हुई है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो इसका मींस वो देखेगा कि वहां के जो डिपार्टमेंट है, वो लोग हैं, वो कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं वहां के, है ना। या फिर जितने रजिस्टर्ड हुई उनकी एएनसी विजिट नहीं हो रही है, तो तुरंत पता लग जाएगा पीसीटीएस से। तो निरंतर जो डाटा का इकट्ठा करना, विश्लेषण करना और उसका इंटरप्रिटेशन करना, निष्कर्ष निकालना सर्विलेंस कहलाता है। आपको परिभाषा याद रखनी है सर्विलेंस की, क्वेश्चन आएगा सर्विलेंस की परिभाषा से। सर्विलेंस दो प्रकार का होता है, एक्टिव सर्विलेंस और पैसिव सर्विलेंस। मुख्य रूप से दो प्रकार का। यहाँ फिर क्वेश्चन बन रहे हैं इस स्लाइड में से टोटल 4 क्वेश्चन बनने हैं आपके। एक्टिव सर्विलेंस, एक्टिव सर्विलेंस में क्या होता है कि जो हेल्थ वर्कर होता है ना, वो घर घर तक जाता है। हेल्थ वर्कर गोज टू द हाउस टू हाउस टू कलेक्ट द डाटा। एग्जांपल मलेरिया सर्विलेंस, कोविड का सर्विलेंस हुआ था, आप लोग गए थे ना, गए थे कोविड में सर्वे करने के लिए, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम, है ना। तो डाटा हमने किसको दिए, रिपोर्टिंग की थी, फॉर्मेट भरा था, भरा हुआ है कोई फॉर्मेट, और फॉर्मेट क्या दे दिया बाद में, ऑनलाइन कर दिया, बिल्कुल। तो डाटा सरकार के पास चले गए। तो इस तरह का जो सर्विलेंस होता है, निगरानी रखी जाती है डाटा की, वो एक्टिव सर्विलेंस हो गया हमारा। ठीक है, सर्वे करके फिर डाटा का उसका विश्लेषण किया जाता है ना। फिर दूसरा होता है पैसिव सर्विलेंस। पैसिव सर्विलेंस में है ना, हेल्थ वर्कर को एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता, उसमें पेशेंट खुद आता है, उसके आधार पे हम रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। हॉस्पिटल में किस बीमारी के कितने पेशेंट आए, डायरिया के आज कितने पेशेंट आए, रिपोर्टिंग हो गई। मलेरिया के कितने केस आए, रिपोर्टिंग हो गई, कितने डेंगू पॉजिटिव आए, रिपोर्टिंग हो गई। तो ये क्या हुआ, कौन सा सर्विलेंस हो गई? पैसिव सर्विलेंस। इसमें हेल्थ वर्कर कहीं पूछने गया क्या? नहीं सर।
नहीं गया ना, ठीक है ना, जिसमें एक्टिवली काम करना पड़ता है एक्टिव सर्विलेंस, जिसमें अपने आप हमारे पास कोई अटेम्प्ट नहीं करते हैं, हम अवेटेड वेट करते हैं और जो आते हैं डाटा उसको भेज देते हैं, तो उसको बोलते हैं पैसिव सर्विलेंस, उसका एनालिसिस होता है। एक और टाइप है, अनदर टाइप ऑफ सर्विलेंस, जब वो कब काम लिया जाता है, जब बहुत बड़े साइज में सब कोई सर्वे करना होता है, डाटा इकट्ठे करने होते हैं, उनका विश्लेषण करना होता है, तब वो संभव नहीं होता। तब हम क्या करते हैं, उसका एक छोटा सैंपल लेते हैं, है ना, जैसे पूरे देश में ना करके उसने क्या किया, हमने देश के 2-4 है ना, 1-2 स्टेट के 2-2 जिले ले लिए, उनका लेके हमने अगर असेसमेंट कर लिया, सर्वे कर लिया, तो वो कौन सा हो जाएगा, सेंटिनल सर्विलेंस, है ना। फॉर एग्जांपल सेंटिनल सर्विलेंस व्हिच इज बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम ए सैंपल रैंडम और द नॉन रैंडम ऑफ द कलेक्टिंग साइट्स, ठीक है। इसमें जो डाटा लिए जाते हैं वो सारी पॉपुलेशन के न लेकर, पॉपुलेशन का मतलब होता है, यहाँ पॉपुलेशन में उसकी बात कर रहा हूँ जो अंडर स्टडी है ना, जिस पर आपको अध्ययन करना है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, है ना, रिसर्च के अंदर, ठीक है। तो सेंटिनल सर्विलेंस के अंदर, है ना, डाटा होते हैं वो सैंपल से लिए जाते हैं, छोटी साइज जो लेते हैं वो लेते हैं सैंपल, बस उसका जो परिणाम आएगा वो सभी के लिए समान रूप से माना जाएगा। हम ये मानते हैं कि इस सैंपल का जो निष्कर्ष आएगा वो सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, कि अगर हमने 1 जिले या 2 जिले या 5 जिले ले लिए और 5 जिलों के आधार पर जो परिणाम आया, हमने कहा कि पूरे देश का भी ऐसा ही परिणाम होगा, ऐसी ही स्थिति पूरे देश भर में होगी, तो उसको बोलते हैं सेंटिनल सर्विलेंस। यू गॉट तीनों परिभाषाएं और टाइप की और एक सर्विलेंस खुद की, ओके। यस सर। यस सर। यहां से 3 क्वेश्चन और बन रहे हैं। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट, आईडीएसपी। आईडीएसपी में 3 तरह के फॉर्मेट बने, ये भी सर्विलेंस का जो है ना प्रोजेक्ट है हमारा, मैंने पहले भी एक दिन चर्चा की थी। आईडीएसपी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें 3 तरह के फॉर्मेट भरे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो 3 तरह के फॉर्म कौन कौन से हैं, फिर इन फॉर्म का मीन क्या है, और फिर उसके बाद इस फॉर्म को भरता कौन है। तो टोटल 9 क्वेश्चन बन गए, है ना। एक और आईडीएसपी का खुद का बन जाता है, 10 क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी तरह से घुमा लो, है ना, कि कौन से प्रोजेक्ट में ये फॉर्मेट, तो ये आईडीएसपी में। कौन कौन से फॉर्म है, तो एसपीएल, ठीक है, एसपीएल 3 फॉर्म है। इन फॉर्म में कौन कौन से केस होते हैं, एस से मीन सस्पेक्टेड केस, है ना, जिस जो होते हैं वो संदेह वाले केस होते हैं कि हो सकता है कि बीमारी, इस बीमारी का केस हो। पी मीन्स प्रिजम्पटिव होता है, प्रिजम्पटिव मीन्स डॉक्टर होता है वो साइन सिम्टम देख के उसको उसका जांच करके फिर तय करता है कि ये उनको लगभग होता है कंफर्म, ये मीन्स ऑलमोस्ट कंफर्म केस होता है ये। और एल फॉर्म में होते हैं लेबोरेटरी कंफर्म केस, लेबोरेटरी में टेस्ट किया उसमें कंफर्म आया, तो वो कौन सा हो गया, लेबोरेटरी कंफर्म केस हो गया। जैसे एक मलेरिया के, नहीं सॉरी, डेंगू के जो केस थे, जैसे कि सस्पेक्टेड केस थे, वो हाथ पैर दर्द कर रहे हैं उसको, या फिर कहीं ब्लीडिंग का कोई साइन लगा, तो हमने उसको मान लिया कि सस्पेक्टेड हो सकता है। डॉक्टर ने चेक किया उसको, तो उसमें पता लगा कि उसके साइन सिम्टम देख के कि कंफर्म प्रिजम्पटिव केस है। लैब में टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया, तो ये आपका कंफर्म केस हो गया। अब इनको भरेगा कौन, सर्वे सस्पेक्टेड केस हमेशा हेल्थ वर्कर, एएनएम, सीएचओ। प्रिजम्पटिव केस एमओ, मेडिकल ऑफिसर चेक करके भरेगा। और एल जो फॉर्म है वो लैब से भरा जाएगा। ये कर लोगे, 10 क्वेश्चन है इसमें से। फॉर्म के नाम, फॉर्म का मीन, फॉर्म भरेगा कौन और किस प्रोजेक्ट में। ओके, गॉट इट। सबको समझ में आ गया। एसपीएल तीनों फॉर्म, एस में संदेह वाले केस, पी में प्रिजम्पटिव केस, और एल में लेबोरेटरी से कंफर्म केस। इसी तरह मदर एंड चाइल्ड के लिए जो हमारी सर्विसेज चलती है ना, एएनसी के दौरान, उसके बाद बच्चे के इम्यूनाइजेशन के लिए, उसकी ट्रैकिंग के लिए एक सिस्टम चल रहा है, उसका नाम है एमसीटीएस, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जो कि एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी द्वारा डेवलप की गई थी, बनाई गई थी, और इसका संचालन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, इसका संचालन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
कौन से सिस्टम के अंदर बच्चों की और माँ की ट्रैकिंग की जाती है? MCTS में। अब इसमें जो कौन से जो होते हैं बच्चे और माँ भी, कौन से? प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन 0 से 5 साल तक के। किस लिए? इम्यूनाइजेशन के लिए। 0 से 5 साल के बच्चे इम्यूनाइजेशन के लिए, और प्रेग्नेंट मदर होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है जो ANC के लिए और उसकी इम्यूनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें दो ही जो केस आते हैं, प्रेग्नेंट मदर और उसका 5 साल तक का बच्चा। तो इसमें इनकी एंट्री होती है और ये पता किया जाता है कि क्या उनको सर्विसेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। जैसे ही उसको पोर्टल पर एंट्री करते हैं, उसकी PCTS ID, जैसे राजस्थान में अपन इस MCTS का नाम क्या है? PCTS है। जैसे उसकी डाटा एंटर करेंगे तो उसकी PCTS ID जनरेट हो जाती है ना। वो उस ID के आधार पर फिर अपन चेक कर सकते हैं कि इस ID वाला जो पेशेंट है या जो केस है उसको कौन कौन सी सर्विसेज मिली या कौन कौन सी नहीं मिली। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर इसका नाम है PCTS, पेरेंट एंड चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी सिस्टम। गॉट इट? Yes, sir. यस, ओके। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, कि आप कहीं से डाटा इकट्ठा करोगे तो डाटा इकट्ठा करने के सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, है ना? प्राइमरी सोर्स हो सकते हैं या सेकेंडरी सोर्स हो सकते हैं। प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जिसमें हम जो भी हमारा केस होता है उससे सीधा पूछते हैं या सीधा जाके पता करते हैं। जैसे आपने देख लिया, ऑब्जर्वेशन हो गया, आपने किसी से पूछ लिया, है ना, कि आपको किसी, है ना, कोई मेथड के बारे में पूछ लिया, जैसे कि फैमिली प्लानिंग का मेथड था, है ना, किसी महिला से आपने पूछ लिया अंतरा के बारे में कि नहीं आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो अपने व्यूज बता देगी कि अच्छा है, बुरा है, जैसा है ना। ठीक है, उसको पूछ लिया प्रॉपर्टी के बारे में तो बता दे, अपने व्यूज बता देगी, है ना, तो इंटरव्यू हो गया। या आपने क्वेश्चनियर, है ना, कुछ क्वेश्चंस का सेट बना के, क्यूज बना के, है ना, 8-10 क्वेश्चन बना के सभी से, जो जो आपके अंडर स्टडी पॉपुलेशन थी उनसे पूछ लिया, और उनके आधार पर आपने देख लिख लिया कि भाई ये क्या जो डाटा है हमारे सामने आ जाएंगे। तो इसमें आपका और आपके केस का आपस में इंटरेक्शन होता है, और उससे जो डाटा मिलेंगे उसको बोल देंगे प्राइमरी सोर्स। क्वेश्चन है यहाँ से, है ना, इसमें से प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स वाले क्या करेंगे, ये मिक्स करके दे देंगे और पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी सोर्स है या निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन है। सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है, किसी और ने स्टडी की और हम वहां से डाटा प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे कोई सरकारी रिपोर्ट है, जैसे अपन ने अभी कहा कि SRS रिपोर्ट ले ली, अब अपन बैठ के बातें कर रहे हैं यहाँ पर कि इसका MMR कितना है, IMR कितना है, ये वो, ठीक है ना। रिपोर्ट डाटा आपने कहाँ से ली? SRS से, या अपन डाटा पता करने गए थे? अपने डाटा SRS से लिए ना। हाँ Yes, सर, sir. तो ये कौन सा सेकेंडरी सोर्स हुआ है, प्राइमरी? सेकंड। Second. जब हम कहीं नहीं गए, हमने किसी जगह लिखे हुए डाटा ले लिए, तो वो सेकेंडरी सोर्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। रिपोर्ट पहले का किसी का रिसर्च किया हुआ, पहले का कोई रिकॉर्ड, पहले की कोई जनगणना, है ना, उसके जो डाटा पड़े हैं वो सेकेंडरी सोर्स है। आप कर लोगे इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंट, ठीक है ना। चले आगे। Yes. नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जो आपका डाटा आए हैं, अब उसका क्या होगा, विश्लेषण करना है। एनालिसिस का मतलब होता है कि जो आपके पास रॉ मटेरियल, जो रॉ डाटा आए हैं ना, जो कच्चे डाटा आए हैं, उन डाटा को अब आपको क्या करना है, देखना है कि कौन से डाटा हमारे यूजफुल है और कौन से नहीं है। जो यूजफुल है उनको फिर क्या करेंगे, आप रखेंगे, और जो यूजफुल नहीं है उनको आप वहां से हटा देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद उस जो यूजफुल डाटा थे उससे आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे, है ना। उससे आप अपने काम की सूचनाएं उनमें से तैयार करेंगे, और उससे या तो कोई आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, निर्णय पे पहुंचेंगे कि इसका अर्थ ये है कि ये बीमारी इस कदर फैली हुई है या ये योजना इस कदर सफल रही है। तो एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना। जो डाटा मिले हैं उन डाटा को क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और मॉडलिंग करेंगे डाटा की। मीन्स जो काम के हैं वो रख लो, जो काम के नहीं है वो हटा दो। काम के हैं डाटा, उनको आप एक तरह से व्यवस्थित करो, और व्यवस्थित करके फिर उनसे कोई इंफॉर्मेशन निकालो। जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल बताऊं कि आपके जैसे ना, आप 60 जने या 100 जने क्लास में थे, ठीक है।
अब 100 जनों के डाटा थे ना, जैसे रिजल्ट आया और मैंने आप 100 जनों से पूछ लिया कि भाई आपके कितने नंबर आए, आपके कितने आए, आपके कितने आए, तो सबने मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया कि मेरे 50 आए, मेरे 55 आए, मेरे 80 आए, मेरे 90 आए, मेरे जो भी वॉटेवर था ना, सबने भेज दिए। ठीक है, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछे और इनमें से कुछ लोगों ने, दूसरे भी थे, उन्होंने वैसे भी लिख दिया है ना कि मैंने तो एग्जाम ही नहीं दिया, ये नहीं किया। तो मेरे पास डाटा तो आए, लेकिन डाटा में से मुझे क्या करना था, सिर्फ वही लेने थे मेरे काम के थे। तो मैंने उसमें से उन लोगों के बीच में जो मैसेज थे वो मुझे नहीं देखने हैं, उन लोगों को मैंने हटा दिया कि ये काम के नहीं। मेरे तो वो 100 बच्चे जो मेरी क्लास में थे उन्हीं के देखने, तो उनके डाटा ले लिए। फिर उनको क्या करूंगा मैं, है ना, अल्फाबेट उसमें जमा लूंगा, है ना, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग, है ना, ज्यादा से लेकर कम तक या कम से लेकर ज्यादा तक मैं उसको अरेंज कर लूंगा। फिर देखूंगा कि मेरे इसमें से इतने परसेंटेज बच्चे हैं, है ना, वो फर्स्ट ग्रेड पास हुए हैं, सॉरी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, इतने सेकंड डिवीजन से हुए, इतने थर्ड डिवीजन से पास हुए। तो ये क्या हो गया, उसके आधार पर मैंने निर्णय ये निकाला कि अगर मेरे जो 100 बच्चे थे, 100 में से जो 50 या 55 बच्चे थे वो फर्स्ट डिवीजन पास हो रहे हैं, इसका मतलब है कि अच्छी बच्चों की जो रैंक है वो अच्छी रही, या हमारी अच्छी रही। या फिर हमने देखा कि बच्चे हैं वो ज्यादा थर्ड डिवीजन या सेकंड डिवीजन दे रहे हैं, इसका मतलब कि हम जो हमारा एफर्ट था वो अच्छा नहीं था, तो हमें उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। हम मीनिंगफुल कंक्लूजन पे पहुंच गए। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट में जो डाटा होते हैं उन डाटा का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और लास्ट में कंक्लूजन में पहुंचते हैं, तो वो उसका इंटरप्रिटेशन हो गया, है ना, उसका निष्कर्ष निकल गया। तो आपसे डेफिनेशन पे नहीं आएगा, आपसे आएगा इसके टाइप पर कि क्वांटिटेटिव सॉरी क्वालिटेटिव जो होता है वो एनालिसिस क्या होता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। जब कोई क्वांटिटी का मतलब समझते हो, मात्रा, है ना, क्वांटिटी का मतलब समझते हो ना, मात्रा जिसको माप सकते हो, जिसको मापा जाता है वही तो क्वांटिटी होती है ना। हाँ सर। ठीक है, तो जिसको मापा जा सकता है वो तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, जिसको मापा नहीं जा सकता वो क्वालिटेटिव है। तो ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है बेस्ड ऑन क्वालिटी और एट्रीब्यूट, ये कुछ एट्रीब्यूट्स पे निर्भर करता है। जैसे कि आपने जनसंख्या के आंकड़े निकाले, जनसंख्या में ये आंकड़े हो गए कि इस रिलीजन के हिंदू के इतने, मुस्लिम के इतने, सिख इतने, ईसाई इतने, बौद्ध इतने, जैन इतने, पारसी इतने। तो ये क्या हो गया, अलग अलग मतलब आपने रिलीजन के हिसाब से निकाल लिए, या फिर सेक्स, मेल इतने, फीमेल इतने, टॉल एंड शॉर्ट निकाल लिए, लंबे हाइट वाले इतने, शॉर्ट हाइट इतने। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप के इतने, बी के इतने, सी सॉरी ए बी के इतने, ओ के इतने। तो ये तो हो गया वो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो हमने एट्रीब्यूट क्या है हमारा, कोई और एट्रीब्यूट है जिसमें हमें ये नहीं देखना है कि किसके आधार, हमने इसको बांटा किसके आधार पे, कोई विशेष गुण के आधार पर बांटा है, कोई क्वालिटी है ना, ये छोटा बड़ा टॉल, है ना, सॉरी क्या, ब्लड ग्रुप, मेल फीमेल रिलीजन, ये सारे क्या है, क्वालिटी है ना, कोई ना कोई गुण आधारित विश्लेषण है ना ये, गुणात्मक विश्लेषण है ये आपका। यू गॉट इट ना। लेकिन अगर आप किसी का जो विश्लेषण है वो प्रतिशत में करते हो, या मीन औसत में करते हो, मीडियन में करते हो, मोड बहुलक में करते हो, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन में करते हो, एसडी निकालते हो किसी का, तो फिर वो कौन सा हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। जैसे कि क्लास में से 100 में से 70 बच्चे थे वो पास हो गए, तो रिजल्ट कितना रहा भाई, कितने प्रतिशत रहा, कितने प्रतिशत रहा, 70% ना। आपने क्या निकाला, बोलिए, आपने क्या निकाला उसमें से, 100 में 70 बच्चे पास हो गए, आपने क्या निकाला, 70% रिजल्ट रहा, क्या निकाला है आपने, प्रतिशत ना। Yes. कोई क्वांटिटी निकाली है। जैसे कि 10 बच्चे थे, अपने कॉपियां उसकी चेक की, उसमें से एक के 8 नंबर, एक के 7 नंबर, एक के 5 नंबर, एक के 9 नंबर। अब इन जो बच्चों के नंबर आए थे उनका औसत निकालना, तो क्या करोगे आप, सबको जोड़ोगे, 10 का भाग दे दोगे, ऐसे तो निकालते हैं ना। मीन क्या था और से एवरेज क्या था, चरों का योग बेटा चरों की संख्या, नंबर ऑफ सॉरी सम ऑफ द फैक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स।
यही तो था, आपने पढ़ा होगा मैथ में। और मैथ में क्या मैंने आपको रिसर्च में भी पढ़ाया था, स्टैटिक्स में भी पढ़ाया था आपको, सिग्मा एपेक्स वाला है? सिग्मा एपेक्स हाँ, सिग्मा एफएक्स, बताया। ठीक है, सिग्मा एफएक्स अपॉन एन, याद आ गया आपको? कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो ये मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारे जो गणित वाले जो थे ना, क्वांटिटी निकालना, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आपसे इतना ही पूछेंगे, है ना, जो कि प्रिसाइज मेजरमेंट पे आधारित होता है, जिसको मापा जा सके, है ना, एक किसी यूनिट में माप सके, है ना, कोई मात्रक जिसका हो, किसी माप सके उसको मात्रक में, तो वो तो हो जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और कोई एट्रीब्यूट या क्वालिटी के आधार पे जो होता है वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। आपके सिर्फ क्वेश्चन इतना ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। मीन, मोड, मीडियन है, अगर आपके बाद में एक रिपोर्टिंग वाला जो है उसमें मैं आपसे चर्चा कर लूंगा, ठीक है। फिर एक और आपके दे रखा है सैंपलिंग टेक्निक, ठीक है। जो कुल पॉपुलेशन में से अगर जब उसका पूरे का अध्ययन करना संभव नहीं होता तो हम उसमें से क्या लेते हैं? सैंपल, ठीक है। तो उसमें से सैंपल मींस कम नंबर्स का लेते हैं, लेकिन सैंपल की खास बात क्या होनी चाहिए कि सैंपल्स इतना होना चाहिए, सफिशिएंट इतना होना चाहिए कि उस पर आप अगर अध्ययन करें तो उसका जो परिणाम आएगा वो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मींस आप अगर पूरी पॉपुलेशन पे स्टडी करते तब भी उसका परिणाम यही आता जो आपने सैंपल पर किया है भाई, ठीक है। मींस सैंपल इसीलिए जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है, और इस तरह से उसकी सैंपलिंग टेक्निक होनी चाहिए कि परिणाम है वो जो है आपका बायस नहीं हो, है ना, जैसा आना चाहिए, यथार्थ में आना चाहिए वैसा ही रहे। सैंपलिंग जो टेक्निक है, मींस सैंपल लेने की जो प्रक्रिया है उसे सैंपलिंग कहते हैं। सैंपल चयन करने की प्रक्रिया को सैंपलिंग कहते हैं, और ये दो प्रकार की होती है। एक होती है रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, इसी रैंडम को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, संभवतया। और दूसरी होती है नॉन रैंडम सैंपलिंग, उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन रैंडम को नॉन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जो रैंडम सैंपलिंग टेक्निक है, उस रैंडम सैंपलिंग टेक्निक का मीन ये होता है कि उसमें हम जो सैंपल लेते हैं वो रैंडमली लेते हैं, है ना। हम उसमें सभी के सिलेक्शन होने की, सभी के सैंपल में चयन होने की संभावनाएं बराबर बनी रहती है। ऐसा किसी में नहीं रहता कि ये सैंपल चयन नहीं होगा, ये नहीं होगा, सभी के सैंपल बने रहने की उसमें संभावना होती है, ठीक है। तो उसमें सिंपल जो रैंडम जो सैंपलिंग टेक्निक है उसके अंदर पहली है सिंपल रैंडम, दूसरी होती है सिस्टमेटिक रैंडम, तीसरी होती है आपकी स्ट्रेटिफाइड रैंडम, और चौथी होती है क्लस्टर रैंडम। मींस रैंडम सैंपलिंग में भी 4 है। अब इसमें से परिभाषा देंगे और नाम पूछेंगे कि ये तरीका कौन सा है, कौन सा नाम है। बस आपको आपसे परिभाषाएं नहीं पूछेंगे, परिभाषा देकर नाम पूछेंगे कि ये कौन सा तरीका है। सिंपल रैंडम का मतलब है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि इसमें जैसे ना कि जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 में से मुझे कोई 5 बच्चे चूज करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 50 की लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। लिस्ट बना के, जैसे कि आज जैसे नेक्स्ट जैसे 26 जनवरी आ रही है ना, और मुझे कुछ काम सौंपना था किसी बच्चों को, है ना, तो मुझे लिस्ट है ना दे दी कि भाई चलो 26 जनवरी की तैयारी करनी है, तो मुझे 5 बच्चे चूज करने हैं कि वो 5 से 5 बच्चे वो काम कर लेंगे। तो मैंने क्या 50 की लिस्ट ली और मैंने कोई भी 5 बच्चे चूज कर लिए, उनमें से कोई भी 5 बच्चे चूज कर लिए, तो वो क्या हो जाएगा, लिस्ट मेरे पास कितने की, सभी की है ना। Yes, sir. उसमें से मैंने बीच में से, है ना, बीच में से उठा के, है ना, सेलेक्ट करके बीच में से मैंने ले ली। तो जब लिस्ट मेरे पास आई तो उसमें क्या सभी के सेलेक्ट होने की संभावना थी, उसमें से मैंने कोई 5 ले लिए, तो संभावना सबकी होती है। फिर सिलेक्शन जितना सैंपल करना था उतना करिए। तो एवरी नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड, सबके सिलेक्शन होने की संभावना रहती है। द सैंपल आर विड्रॉन विद द हेल्प ऑफ द रैंडम नंबर
टेबल, ठीक है। कोई भी आप रैंडम नंबर टेबल यूज कर लो, है ना, कोई भी रैंडम नंबर टेबल आप अपने हिसाब से चूज कर लो, है ना। जैसे कि आपने चूज कर लिया कि मुझे हर पांचों बच्चा लेना है, अपने हिसाब से चूज कर लिया, अपने हिसाब से आपने चूज कर लिया, रैंडम नंबर टेबल यूज कर ली कि मुझे 5वां, है ना, फिर 5वां, फिर 15वां, मुझे 25वां, है ना, 35वां और 45वां चूज करना है। तो ये आपने जो इस तरीके से आप चूज करेंगे तो ये हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी आपकी सिंपल रैंडम टेक्निक हो जाएगी। आपने 3 से शुरू किया, आपने कहा कि चलो 3 13 23वां शुरू चूज करना, मुझे कर लीजिए, कोई बात नहीं। 10 20 30 40 50 पे करना था, कोई बात नहीं, कर लीजिए। पर आपको रैंडम नंबर टेबल है वो चूज करनी पड़ेगी, 5 उसमें से आपको रैंडमली चयन करने पड़ेंगे, आपको अपनी टेबल बनानी पड़ेगी। दूसरा होता है सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमेटिक में और सिंपल में फर्क सिर्फ इतना ही है कि सिस्टमेटिक में जो पहला सैंपल है ना, वो आप रैंडमली सेलेक्ट करोगे, ठीक है। वो आप रैंडमली, जैसे कि ड्रॉ भी हो जाता है ना, किस तरह लकी ड्रॉ होता है, जैसे कि आपको चलो आपने जो लिस्ट में से चूज करने थे, आपने 1 से 10 तक आपने उसमें डाल दिए, नंबर डाल दिए, आपने एक चूज किया, 7वां आ गया, ठीक है, तो अब ले लो, ठीक है, हर 7वां, है ना, 7वां 14वां 21वां 28वां ऐसे ले लो, ठीक है। तो सिस्टमेटिक में क्या होता है, द फर्स्ट सैंपल इज सेलेक्टेड रैंडमली, पहला जो सैंपल होता है वो रैंडमली चूज करते हैं और उसके बाद वो पैटर्न फिक्स हो जाता है। आपने पहला नंबर चूज किया, उसमें से आपने 10वां चूज कर लिया, तो अब आपको हर 10वां लेना है, 10वां 20वां 30वां 40वां। पहला नंबर आपने चूज 5वां कर लिया, हर 5वां लीजिए, फिर 5 10 15 20 25 पे ले लीजिए। पहला आपने 8 पे ले लीजिए, तो हर 8वां लीजिए, 8 16 24 32 40 इस तरह से ले लीजिए। द रिमेनिंग सैंपल इज ड्रॉन यूजिंग द सिस्टमेटिक पैटर्न। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीजें जो सैंपल लोगे वो आप एक सिस्टमेटिक पैटर्न से लोगे, आप अपनी मन मर्जी से नहीं उठा सकते कहीं से भी, ठीक है। दोनों में फर्क पता लगा, सिंपल में, सिंपल रैंडम में और सिस्टमेटिक में? बोलिए संगीता, मोनिका। इंटरनल टॉपिक में नहीं पढ़ेगा ना? यस सर। तो मैंने वहां भी तो चर्चा की थी आपसे। देखिए सिंपल रैंडम मीन्स आपको उसमें से लिस्ट में से लिस्ट बनाइए, उसमें से रैंडमली नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। सिस्टमेटिक में क्या है, उसमें तो सारे नंबर आप क्या रैंडमली सेलेक्ट कर रहे थे ना, इसमें सारे नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही नंबर रैंडमली सेलेक्ट करना है और उसके बाद उतने ही नंबर पे, उतने ही इंटरवल पे वापस, उतने ही अंतराल पे वापस। आपने मान लिया 15वां चूज कर लिया, 15 नंबर आपने रैंडमली कर लिया, तो हर 15वां लीजिए अब, 15 30 45 है ना, 60 75 ऐसे लीजिए। सिंपल रैंडम में सारे नंबर रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं। सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग में पहला नंबर, एक ही नंबर रैंडमली सेलेक्ट होता है और उसके बाद उसी अंतराल से वापस लिए जाते हैं। यू गॉट इट? अरे कुछ पता लगा? Yes, थोड़ा sir. बहुत कुछ भाई? ओके, आगे बढ़े तो फिर होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्राटा का मीन्स होता है विभाजन ना, वर्गीकरण। तो एक ही जैसे पॉपुलेशन होती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको वर्गीकरण कर देते हैं। जैसे कि क्लास के अंदर बच्चे थे तो हमने क्या बांट लिया, मेल और फीमेल बांट लिया, है ना। या फिर सारे नर्सिंग स्टूडेंट थे तो हमने 3 स्ट्रेटा बांट लिया, फर्स्ट ईयर के बच्चे ये, सेकंड ईयर के ये, थर्ड ईयर के ये। पहले वर्गों में बांट लो, वर्गों में बांटने के बाद रैंडम सैंपलिंग कर दो, तो कौन सी सैंपलिंग होगी, कौन सी होगी भाई? स्ट्रेटिफाइड रैंडम। स्ट्रेटिफाइड, बस आपको स्ट्राटा वर्ड देखना है, अगर डेफिनेशन में स्ट्राटा आ रहा है तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है। पहले वर्ग बनाएंगे, एक जैसे वर्ग बना लो, फिर उसके बाद उसमें रैंडम सैंपलिंग कर दो, तो वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होगी। तो उसमें क्या होता है कि हर वर्ग के पूरे चुने जाने की संभावना, जैसे अपने किसी ने कह दिया कि आपको, जैसे है ना, मुझे प्रिंसिपल ने बोल दिया कि भाई आपको 3 क्लास में से, तीनों जीएनएम के या बीएससी के जो 4 बैच हैं, उन चारों में से आपको सब बच्चों के जो है आपके इक्वली बच्चे आने चाहिए। तो इक्वली, वैसे तो मेरे पास अगर 240 बच्चों के दिए तो मैंने उसमें से सभी हर बैच में से इक्वली आए कि नहीं आए, ठीक है। लेकिन मैंने 4 वर्ग बना लिए कि मुझे फर्स्ट ईयर में से 4 लेना है, सेकंड ईयर में से 4, थर्ड ईयर में से 4, फोर्थ ईयर में से 4 लेने हैं, है ना। तब तो सारे बराबर आ जाएंगे ना सबके,
वर्ग बनाए तो सबको बराबर हिस्सा मिलेगा ना, बराबर बनेंगे ना उसके। हाँ सर। यस, इस तरह से ये और ज्यादा उससे इम्प्रूव्ड है। ये मतलब एक के बाद एक ज्यादा इम्प्रूव्ड है, अच्छी टेक्निक है ये, ठीक है। उसके बाद आता है क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग तब यूज करते हैं जब बहुत बड़े एरिया की सैंपलिंग करनी होती है, बहुत बड़ा एरिया में, पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा होती है। जब पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा हो तो फिर हमें क्लस्टर सैंपलिंग काम में लेनी पड़ती है, क्लस्टर रैंडम। जैसे कि आपको पूरे भारत के कुछ नर्सिंग स्टूडेंट्स, सॉरी नर्सिंग स्टूडेंट क्या है ना, प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों पर अध्ययन करना था, आपको कुछ भी आपको स्टडी करनी थी, तो क्या संभव है पूरे भारत की सभी प्राइमरी स्कूल में जाके आप उनके बच्चों का अध्ययन कर लें? पॉसिबल है क्या? नहीं। फिर क्या करेंगे आप कोई 2 स्टेट चूज करेंगे, है ना, 2 या 3, जैसे कि मान लिया आपने 2 स्टेट चूज कर लिए पहले, लेकिन क्या 2 स्टेट चूज कर लिए तब भी क्या 2 स्टेट में सारा जगह कर लोगे क्या, सारे हर स्कूल में जाके? नहीं कर पाए। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 स्टेट लिए, 2 स्टेट में हर एक 2-2 स्टेट में हमने 2-2 डिस्ट्रिक्ट ले लिए, तो कितने हो गए, 2 गुणा 2 कितने हो गए अभी हमारे पास, कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। लेकिन साहब 4 डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़े होते हैं, हमें कुछ और छोटा करना है ना। डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारी स्कूलें होती है, प्राइमरी स्कूल तो बहुत सारी होती है, तो हमने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 ब्लॉक और ले लेंगे, तो कुल कितने ब्लॉक हो गए, कितने ब्लॉक हो गए? 8। 8 हो गया। अभी तक हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट थे, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने 2 ब्लॉक ले लिए, तो है ना, तो 8 ब्लॉक हो गए। तो ब्लॉक में भी बहुत सारी स्कूल होती है, ब्लॉक में भी बहुत सारी स्कूल थी, तो हमने क्या किया कि अब ब्लॉक में से भी हम क्या चूज करेंगे, 2 स्कूल चूज करेंगे हर ब्लॉक में से, तो कितनी स्कूल होगी भी? 16 स्कूल होगी, ठीक है। अब 16 स्कूल में भी अपन प्राइमरी स्कूल की बात करें तो हर क्लास स्कूल में प्राइमरी की कितनी क्लास होती है? 5। तो 5 की जगह हमने कहा कि चलो 3 ले लेते हैं अपन, पहले तीसरी और 5 ले ली, तो कितनी क्लासें हो गई हमारे पास? हर स्कूल में 3 क्लास ले रहे हैं, तो कितनी होगी? 48। अब लास्ट जो होता है कि अब क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें कोई सैंपल नहीं लेना, और सारे बच्चे लेने। मान लिया कि एक क्लास में 40 है, तो 48 गुना 40 कर लो, 48 गुना 40, तो ये क्या होगी हमारी सैंपल साइज होगी। क्या होगी ये सैंपल साइज। तो इस तरह से अगर कोई बहुत बड़े एरिया की करनी है तो उस समय हम क्लस्टर्स में ग्रुप बना के जब करते हैं, इस तरह के पॉपुलेशन क्लस्टर बना के करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू द क्लस्टर्स। क्लस्टर्स आर डिफाइंड बाय द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। मतलब क्लस्टर का जो है वो भौगोलिक क्षेत्र होगा, जैसे कि स्टेट है एक भौगोलिक क्षेत्र है ना, उसकी एक सीमा होती है ना, स्टेट की एक सीमा होती है ना, ऐसा नहीं कि एक दिन स्टेट इधर से किया दूसरे इधर, ऐसा तो है नहीं। फिर जिला है, जिले की भी एक सीमा होती है ना। फिर जिला ब्लॉक की भी एक सीमा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने चूज की, तो इस तरह से हम एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरियाज हैं, है ना, उसको हम उन क्लस्टर्स में बांट के उनके सैंपल देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। यू गॉट इट? चारों टाइप याद समझ में आ गई? सिंपल रैंडम, ठीक है, पहला था आपका सिंपल रैंडम, दूसरा सिस्टमेटिक रैंडम, तीसरा स्ट्रेटिफाइड रैंडम जिसमें ग्रुप बनाते स्ट्रेटा बनाते थे, और क्लस्टर वाले में क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है। फिर अगला जो टाइप था, मींस अपन ने 2 टाइप की बात की थी, एक तो था रैंडम सैंपलिंग जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरा नाम रैंडम सैंपलिंग का दूसरा नाम था प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। दूसरा जो टाइप है वो है नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक जिसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। मींस सभी के सेलेक्ट होने की इसमें संभावना नहीं होती, न ही इसमें कोई सैंपलिंग फ्रेम बनाते, सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट अंडरलाइंग पॉपुलेशन, इसमें पॉपुलेशन भी तय नहीं की जाती, और न ही कोई नॉन रैंडम सैंपल कोई यूनिट सैंपल सिलेक्शन की कोई यूनिट होती है वो सैंपल में बनाई जाती है। ये अपना जहां काम सिद्ध होता है वहां पर सैंपलिंग हो जाए उसकी, वो होते हैं नॉन रैंडम होती है। उसके अंदर पहला होता है पर्पजिव,
अगर आपका कोई उद्देश्य था वो पूरा हो रहा है वहां पर उस सैंपल लेने से, तो पर्पज ही हो गया। जैसे आपको लगता है कि जैसे मुझे ही कोई स्टडी करनी थी, मेरे को आसानी से नर्सिंग स्टूडेंट मिल गए, और वो सारे के सारे उसमें रिसर्च में भाग लेना चाहते थे, ठीक है, मेरा काम सिद्ध हो रहा है। अगर मेरा पर्पज सॉल्व हो रहा है तो वो पर्पजिव सैंपलिंग है, जहां मेरा पर्पज सिद्ध हो जाए, है ना। वॉलंटियर्स विलिंगली टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी, जो सारे स्टूडेंट्स थे वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे कि ठीक है सर आप स्टडी कर रहे हो तो हम कर लेते हैं पार्टिसिपेट, है ना। आप जो क्वेश्चन दोगे, पॉजिटिव दोगे, हम उसको अटेंड कर लेंगे, क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे, है ना। या कोई टीचिंग करवा रहे हो, एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हो, कर लेंगे। तो पर्पजिव सैंपलिंग होती है, उसमें अंदर आसानी से हो जाता है। फिर होता है कन्वीनियंट सैंपलिंग। कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक। जैसे कि मुझे कोई स्टडी करनी थी, है ना, कोई फील्ड एरिया में करनी थी, मुझे कोई पीएससी पे जाना था, या सब सेंटर पे जाना था, या कोई आंगनवाड़ी पे जाना था। अब मैं 100-200 है ना किलोमीटर दूर के चल के क्यों जाऊंगा, जब मुझे आसपास ही 10-20 किलोमीटर में सारी सैंपल्स मिल गए, सैंपल साइज उतनी आंगनवाड़ी मुझे मिल गई, तो मैं वही स्टडी कर लूंगा, है ना। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक। जब मुझे आसानी से उपलब्ध सैंपल हो जाते हैं तो मैं वही स्टडी कर लूं उसको, तो उसको बोलते हैं कन्वीनियंट सैंपलिंग। पर्पजिव में मीन जहां हमारा पर्पज सॉल्व होता है, वॉलंटियरली अपने को पार्टिसिपेंट मिल जाते हैं, वो हो गई। कन्वीनियंट का मतलब होता है कि आसानी से हमें सैंपल मिल जाए, सिलेक्शन ऑफ सैंपल है वो सब्जेक्ट का है, वो इजीली उपलब्ध हो जाए, तो वो कन्वीनियंट हो गया। फिर होता है कोटा सैंपलिंग, सिलेक्शन ऑफ द प्री डिफाइंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द स्पेसिफाइड सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। इसको याद रखिए, कोटा वाले में से क्वेश्चन आएगा। कोटा सैंपलिंग का मतलब ये होता है कि जितना हमारा पॉपुलेशन में परसेंटेज होता है ना, उतना ही परसेंटेज सैंपल साइज लेनी पड़ती है। सपोज दैट हमने बात की थी कि जो हमारा एलिजिबल कपल्स है वो कितना है पॉपुलेशन में, 17%, कितना है, 17% ना। तो हमें क्या करना है कि जितने एलिजिबल कपल्स हैं उसका 17% सैंपल लेना है। अगर आप जैसे कि एलिजिबल कपल पे स्टडी कर रहे हो, किसी फैमिली प्लानिंग मेथड की स्टडी कर रहे थे, तो जितना पॉपुलेशन में उसका हिस्सा है ना, उतना ही हमें सैंपल साइज लेना है। जैसे मान लिया कि एल्डरली पॉपुलेशन है, आपको एल्डरली पे स्टडी करनी थी, कि हमने कहा कि एल्डरली है वो 20% है, एग्जैक्टली फिर नहीं बता रहा हूं, नहीं, मान लिया कि 20% था, टोटल पॉपुलेशन का 20% है, तो आप जो एल्डरली हैं, ओल्ड एज पीपल है, उसका कितना परसेंटेज लोगे आप? 20%। 20%, कि जितना पॉपुलेशन में हिस्सा उतना ही सैंपल साइज, मींस उस टोटल में से उतना सैंपल साइज ले लो, तो वो हो गया कोटा सैंपलिंग। फिर होता है स्नोबॉल सैंपलिंग होता है। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है, ये एक अलग तरीका है, जिसमें क्या होता है, आपको पहला सैंपल तो है ना आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे कि मुझे है ना कोई हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम पे कोई नॉलेज असेसमेंट करना था, कोई उनका नॉलेज असेसमेंट करना था, या मुझे उनकी प्रैक्टिस जाननी थी, है ना। तो मैंने क्या किया कि एक नियर बाई सब सेंटर देख लिया था, या नियर बाई पीएससी देख ली, वहां चला गया, और वहां जाके मैंने एक तो उसकी स्टडी कर ली। फिर उससे पूछूंगा कि मुझे दूसरा नियर बाई कौन सा और सेंटर मिलेगा जहां मैं स्टडी कर सकता हूँ। तो पहले वाला मुझे बता देगा, उसकी तरफ अंगुली कर देगा, साहब ये वो पास वाला सेंटर है, आप वहां चले जाइए, आपको वहां मिल जाएगा, है ना, आप स्टडी कर सकते हो। फिर अगले के पास जाएंगे, वो और किसी को दूसरे घर बता देगा कि वहां चले जाओ। तो इसमें क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिजिबल सब्जेक्ट होता है, वो आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देयर आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अदर एलिजिबल सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट एलिजिबल सब्जेक्ट एंड सो ऑन। पहला जो सैंपल है, पहला जो सब्जेक्ट है वो हम चूज करते हैं, और जो नेक्स्ट वाला होता है उसको पहले वाला बताता है, उसकी हेल्प से पता करते हैं कि वो हमें अगला सैंपल बताता है कि आप उस पर स्टडी कर लीजिएगा। तो ये कौन सा हो गया, कौन सा हो गया बताइए, लास्ट वाला कौन सा था? स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी के हमारे 4 थे, पर्पजिव जिसमें आसानी से पर्पस सिद्ध होता हो हमारा, आसानी से वॉलंटियरली हमें पार्टिसिपेंट मिल गया हो, कन्वीनियंट मीन सुविधाजनक हमें सैंपल मिल गया हो, कोटा मीन जितना पॉपुलेशन का परसेंटेज उतना ही परसेंटेज उसमें से हमें सैंपल साइज, और स्नोबॉल मीन्स पहला सैंपल हमें
ढूंढना होगा, उसके बाद उस सैंपल की मदद से, उस सब्जेक्ट की मदद से नेक्स्ट हमें सब्जेक्ट है वो मिल जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डेमोग्राफी एंड सर्विलेंस। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए।